नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 3 लिंग एवं शिक्षा का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, यूनिट 3 लिंग एवं शिक्षा, जेंडर एंड एजुकेशन, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। इसे भी 2 पार्ट में हम लोग हल करेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक का प्लेलिस्ट 304 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक कीजिए। इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पीटीसी में किसी को एडमिशन चाहिए, सिर्फ एग्जाम देने जाना है, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं मैसेज करके। प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। निवेदन है, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड है हर जगह शेयर कर दिया करें। बच्चे बहुत कम हैं, रिव्यू कम आता है, थोड़ा सा निराशा होती है। पहला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया है? ये हरटांग समिति बी, हंसा मेहता समिति सी, शिक्षा आयोग डी, उपयुक्त सभी। तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा आयोग। ध्यान रखना, परिवार जो है ये अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी है। ठीक है, स्कूल जो है औपचारिक, लेकिन परिवार अनौपचारिक। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछ सकता है। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग बार बार शब्द बोल रहे हैं। मॉडल पेपर को जिसको खरीदना है खरीद सकते हैं, मार्केट में आ गया है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है अगला, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया है? एक बिंदु प्रवेश बी, दो बिंदु प्रवेश सी, बहुबिंदु प्रवेश डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, बहुबिंदु प्रवेश। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चले, इससे क्या है आप साथ में बने रहेंगे। चाहे प्रश्न गलत हो रहा है कोई बात नहीं, बार बार देखिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं। ए, दोषपूर्ण शिक्षा नीति सी, बी, जनसंख्या विस्फोट सी, अपव्यय एवं अवरोधन डी, उपयुक्त सभी। तो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दोषपूर्ण शिक्षा नीति, जनसंख्या विस्फोट, अपव्यय एवं अवरोधन। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या 1989-90 में कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, सी, 929.4 लाख। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1989-90 में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक संख्या, तो सेम चीज़ उन्होंने शॉर्टकट में पूछा था और यहाँ पर थोड़ा विस्तार में पूछ लिया। तो ये थी 16,01,717। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 87-88 में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, 10,14,162। अगला प्रश्न है, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। ए, अपव्यय एवं अवरोधन पर बी, 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना बी, सी, ए, बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा बी, 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना।
अगला प्रश्न है, नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी शिक्षा का सार्वभौमिकरण, डी उपयुक्त सभी। तो नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? यह विचार किसके थे? ये महात्मा गांधी के, बी जवाहरलाल नेहरू के, सी अरविंद के, डी टैगोर के। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, जवाहरलाल नेहरू जी के। अगला प्रश्न है, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने की समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। कथन है ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी उपयुक्त सभी। तो राज्य पूछ रहा है किस संविधान के लागू किए जाने के, तो इस संविधान में, भारत में संविधान उसकी बात कर रहा है। तो राज्य भारत के संविधान के लागू किए जाने से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करें। कौन से कथन में, कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950-51 में कितने % था? सही जवाब हो जाएगा 43%। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? ए 1:50, बी 1:48, सी 1:45, डी 1:40। सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? सही जवाब हो जाएगा डी 1:40। प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों तक शिक्षक छात्र अनुपात जो है 1:30 होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों से अधिक पर शिक्षा छात्र का अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर ठीक है 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षा छात्र का अनुपात 1:35 होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। शिक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी जा गई है? ASIETB, DIET मतलब डाइट BTC, CIETD, SCERT। शिक्षक प्रशिक्षण को जिम्मेदारी जिला स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा बी, डाइट। अगला प्रश्न है, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालय तक विस्तृत कर दिया गया? ए 1990, बी 1992, सी 1994, डी 1991। सही जवाब हो जाएगा बी 1992। ठीक है, लगभग 80 प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता रेडियो केंद्र किस सन में प्रारंभ हुआ? ए 1936, बी 1937, सी 1940, डी 1950। सही जवाब हो जाएगा बी 1937। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना 8 बजे ही आ जाया करें। 8 बजे से हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोग देर ना करें। ठीक है, कोई विशेष कारण नहीं है तो, क्योंकि 8 बजे आप लोगों को कहने पर ही टाइमिंग रखा गया है, बाकी तो हमने 6 बजे रखा था। प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने तक लक्ष्य रखा। ए 2 लाख, बी 2.5 लाख, सी 3 लाख, डी 3.5 लाख। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की कितनी संख्या बढ़ाने तक लक्ष्य रखा गया? सही जवाब हो जाएगा डी 3.5 लाख। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ में कितने पिछड़े राज्यों में प्रायोगिक रूप से चलाया गया? ये 5 राज्यों, बी 7, सी 9, डी 11। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, 9 राज्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 335, डी अनुच्छेद 336। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण होगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 330। ठीक है, ध्यान रखना लोकसभा में 330
और राज्य मतलब विधानसभा में 332 है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सम है ना। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों जो आरक्षण है सीटों को लेकर कितने अनुच्छेद में है? 330 में। लेकिन ये विधानसभा जैसे मान लीजिए यूपी में देखेंगे तो 332 है। ये पीसी वगैरह में पूछा गया है। 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, 338 अनुच्छेद डी। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, अनुच्छेद 339। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 304 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है। एक कोई क्यूरीज है 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी करोड़ थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 1991 के अनुसार पूछ रहा है, सी 13.8 करोड़। अगला प्रश्न है, 1991 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? ए 5.77 करोड़, बी 6.77 करोड़, सी 7.77 करोड़, डी 8.77 करोड़। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, 6.77 करोड़। अगला प्रश्न है, 1981 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के साक्षरता दर क्या थी? ए 17.38, बी 18.38, सी 20.38, डी 21.38। तो 1981 के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर कितनी थी? 23 हो जाएगा, 23 का ध्यान रखना, डी लगभग 21% 1981 में। अगला प्रश्न है, 1981 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 24 का सी 16.04%। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण है एक खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति, बी माता पिता की निरक्षरता, सी रूढ़िवादिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्च, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, प्राथमिक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया तो ए 1966-67, बी 1977-78, सी 1987-88, डी 1997-98। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी 1987-88। आप लोग थोड़ा से ध्यान रखिए, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसे कहते हैं, क्या इसके कार्य हैं? जैसे पीसीएस वगैरह में जो बच्चे हैं आप टीचर भी बन जाते हैं। अगर आईएएस पीसीएस तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको पता चल जाएगा, आप टीचर हैं, बीएड किए हैं, तो आप इससे पूछ सकते हैं। मैंने देखा है कई लोगों का इंटरव्यू में पीसीएस वगैरह देने पर पूछते हैं और वो बता दिए कि वो बीएड किए हैं या फिर परमानेंट टीचर हैं। तो अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था ए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, बी लिंगानुसार शौचालय एवं कम से कम 2 कमरों की व्यवस्था, सी शिक्षण कार्य हेतु ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, डी उपयुक्त सभी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था, सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की संशोधित रूपरेखा किस सन में तैयार की गई? ये 1990, 91, बी 1992, 94। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की संशोधित रूपरेखा किस सन में तैयार की गई? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, सी 1992 में।
अगला प्रश्न है डीपीईपी का फुल फॉर्म है ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, बी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्राइमरी प्रोग्राम, सी डिस्ट्रिक्ट साइकोलॉजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो डीपीईपी का फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम। अगला प्रश्न है एमएलएल की फुल फॉर्म है ए मार्जिनल लो लिमिट, बी मिनिमम लर्निंग लेवल, सी मैक्सिमम लर्निंग लेवल, डी उपयुक्त सभी। तो एमएलएल की फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा बी मिनिमम लर्निंग लेवल। अगला प्रश्न है शिक्षा को नीति गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का है ए डीपीईपी, बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सी एमएलएल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी एमएलएल। अगला प्रश्न है एमएलएल योजना के उद्देश्य ए शिक्षण उपलब्धियों का प्रारंभ मूल्यांकन, बी शिक्षकों का प्रारंभिक एवं पुनरावर्तन अनुस्थापन, सी यूनिट परीक्षाएं तथा अन्य मूल्यांकन सामग्री तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। तो एमएलएल योजना के उद्देश्य, सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार हो गया है, किस धारा में उल्लेख मिलता है। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, धारा 30(1). अगला प्रश्न है अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया। अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया ए हंसा मेहता समिति, बी जनार्दन रेड्डी समिति, सी हरटांग समिति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी हरटांग समिति। हरटांग समिति ने किस सन में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का उल्लेख किया ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। तो हरटांग समिति ने किस सन में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का उल्लेख किया। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी 1929 में। हरटांग समिति शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समिति थी जिसे 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था। समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिश करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा अपव्यय तथा वेस्टेज तथा अवरोधन की समस्याओं पर प्रकाश डाला। अपव्यय से तात्पर्य छात्रों का स्कूल में समय से पहले निकल जाना, जिसे अपव्यय मतलब हुआ छात्रों का स्कूल से समय से पहले निकल जाना। जबकि अवरोधन से तात्पर्य एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय तक रुकना, मतलब बार बार फेल हो जाना। ये क्या हो गया, अवरोधन कहते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा पूरे किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाता है। मतलब आपने पढ़ाई पूरी नहीं की, स्कूल छोड़ दिया जाना, तो क्या कहलाएगा ए अवरोधन, बी अपव्यय, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी अपव्यय। ठीक है, तो आप यहाँ देख चुके हैं अपव्यय से तात्पर्य स्कूल समय से पहले निकल जाना, मतलब कि आप मान लीजिए 10 तक पढ़ना चाहते हैं, 7 तक पढ़े आप छोड़ दिए, इससे क्या है अपव्यय। जबकि अवरोधन मतलब हो गया आप बार बार हाई स्कूल में फेल हो रहे थे, अवरोधन हो गया। शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी अपव्यय। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा के माध्यम से स्थिर शिक्षा की प्राप्ति है। यदि विद्यालय में प्रवेश करने वाला कोई बच्चा कक्षा 5 पूरा करने से पहले उसे छोड़ देता है तो विद्यालय से वापस ले लिया जाता है, तो इस शिक्षा को अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन को मान लीजिए कक्षा 5 में बार बार फेल हो रहा था, अवरोधन हो गया। अगला प्रश्न है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है। ये उच्च स्तर भी माध्यमिक, सी प्राथमिक, डी उपयुक्त सभी। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा 38 का प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर बच्चे बहुत छोड़ते हैं, हालांकि आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न है बच्चे का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना क्या कहलाता है। ए अपव्यय, बी अवरोधन, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो बच्चे का एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुकना क्या कहलाता है, आप लोग बताइए ना, कई बार बता चुके हैं, अवरोधन। ठीक है, तो एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष मतलब कई बार फेल हो जाना क्या कहलाता है, अवरोध है। लेकिन स्कूल छोड़ देना समय से पहले, मान 10 तक पढ़ना चाहता है, 5 तक ही पढ़ के छोड़ देते, क्या हुआ, अपव्यय। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब है।
अवरोधन का अर्थ एक वर्ष से अधिक के लिए एक ही कक्षा में बच्चे का प्रतिधारण को अवरोधन कहा जाता है। अपव्यय एवं अवरोधन के कारण है ये आर्थिक भी, सामाजिक से शैक्षिक, ड्यूप्लिकेट सभी। तो आप लोग ही बताइए बच्चे क्यों स्कूल छोड़ते हैं या फिर क्यों बार बार फेल होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, सभी। आर्थिक, जो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं आर्थिक कारण भी होता है। सामाजिक मतलब अगर माता पिता बहुत अच्छा पढ़े नहीं हैं और भी चीज़ें हैं तो कई चीज़ें होती है, जॉब करना है, जो भी चीज़ें हैं तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर बार बार सही ध्यान ना दिए घर वाले तो फेल हो जाते हैं। शैक्षिक कारण भी वही सेम, परिवार अगर पढ़ा लिखा नहीं है माता पिता तो उतना ध्यान नहीं देते हैं एजुकेशन पर। टी इसका सही जवाब है। अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा, भोजन तथा वस्त्र व्यवस्था भी, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में शारीरिक कारण, ए बीमारी, बी दुर्बलता, सी विकलांगता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षा एक नियोजित अभिकल्पना है जो नियमित रीति रिवाज अनौपचारिक शिक्षा एक नियमित अभिकल्पना है जो नियमित रीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग अधिक लचीले वातावरण में करती है। किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, वार्ड व डेटम। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। ए अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता केंद्र, बी स्वतः सीखने पर बल देती, सी अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास, डी उपयुक्त सभी। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारण से स्कूल छोड़ देते हैं तो वे कहलाते हैं, हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, ड्रॉप आउट। ठीक है, तो किसी आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारणों से स्कूल छोड़ देते तो क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट। ठीक है, अपव्यय हो एक तरह से। ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। ए औपचारिक, बी अंशकालिक, सी निरौपचारिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया। सही जवाब हो जाएगा बी अंशकालिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी। ए रूसो ने, बी जॉन लॉक, सी इवान इलिच, डी अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, इवान इलिच ने। अगला प्रश्न है, स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है। ए इवान इलिच, बी जॉन रॉसी मिलर, डी कांट। सही जवाब हो जाएगा ए इवान इलिच। अगला प्रश्न है, राज्य का कर्तव्य है कि श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 42, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना बी अनुच्छेद 43। शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण है, ये देश के कुटीर उद्योगों की सुरक्षित रखना, भी स्वरोजगार की शक्ति का विकास करना, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी का 50 का सी, ये भी दोनों। शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण है तो देश के कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखना, स्वरोजगार की शक्ति का विकास करना। अगला प्रश्न है, व्यवसायीकरण की धीमी गति के कारण है। ये व्यवसाय शिक्षा की उपलब्धियों को उचित स्थान न देना, भी समाज की आवश्यकता के प्रति उदासीनता, सी उपयुक्त पाठ्यक्रम प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा के विकास हेतु उपाय। ए व्यवसाय शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का विस्तार, भी व्यवसायिक शिक्षा से छात्रों में स्वरोजगार की दक्षता का विकसित करना, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में तकनीक तथा व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित देने का प्रयास किसने किया। ए विश्वविद्यालय आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी कोठारी आयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कक्षा 10 के उपरांत 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बी मानव संसाधन मंत्रालय,
सी कोठारी आयोग, डी सेडलर आयोग। सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना, सी कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण नामक कार्यक्रम किस सन में हुआ? तो ए 1985, बी 1987, सी 1988, डी 1989। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी 1988। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यवसायीकरण के व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा किस 25 वर्षीय योजना के तहत 100 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किया? शिक्षा के व्यवसायीकरण व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा किस 25 वर्षीय योजना के तहत 100 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किया? ये पहली, बी दूसरी, बी तीसरी, सी पांचवी, डी नौवीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी नौवीं। अगला प्रश्न है, ICDS का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारित नीति की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? ये भारतीय शिक्षा आयोग, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, डी उपयुक्त सभी द्वारा। सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों से संचालित किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, NCERT। करीब 80 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये माध्यमिक शिक्षा नियमावली के अनुसार बी, शिक्षा विधान के अनुसार सी, भारत के विधान के अनुसार डी, इनमें से कोई नहीं। सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर नियंत्रण रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा विधान के अनुसार, मतलब शिक्षा नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का संगठन कितने स्तरों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, 3 स्तरों में। राज्य में माध्यमिक विद्यालय के प्रकार हैं A5, B4, C3, D6। सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय है? ए इलाहाबाद में, बी लखनऊ, सी नैनी, डी देहरादून। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय है। सही जवाब हो जाएगा बी, लखनऊ में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में उप निदेशकों की कितनी कोर्स है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय है तो लखनऊ में, और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में उप निदेशकों की कितनी सीट कोटी है? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, 6। माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो ए सन 1958, बी सन 1951, सी सन 1947, डी 1921। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को बार बार देखेंगे, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन लगा के, तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं 85 से 90% बनने की संभावना है, बच्चों को 93-54% बन जाते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, सन 1921 में। ठीक है, 1921। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 66 का 3 वर्ष। किसी माध्यमिक विद्यालय को मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिपोर्ट मांगता है। ये शिक्षा सचिव से बी, शिक्षा निर्देशक से सी, जिले के DIOS से डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी माध्यमिक विद्यालय को मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिपोर्ट मांगता है। सही जवाब हो जाएगा 67 का जिले के DIOS से। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा निम्नलिखित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है? ए उप जिला विद्यालय निरीक्षण, बी जिला विद्यालय निरीक्षण, सी SDRD, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, उप जिला विद्यालय निरीक्षण। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई? ए सन 1954, बी 1955, सी 1960, डी 1957। तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। सही जवाब हो जाएगा बी, सन 1955। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार किन कक्षाओं को प्राथमिक कक्षा माना गया है?
ए 1 से 5, बी 1 से 4, सी 1 से 3, डी 1 से 6। तो कोठारी आयोग की कक्षाओं को प्राथमिक कक्षा मतलब प्राइमरी कक्षा माना गया है। सही जवाब हो जाएगा ए 1 से 5 तक प्राथमिक कक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्राथमिक स्कूल। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख कठिनाई क्या है? ए जागरूकता भी, सरकार की सहयोग में कमी, सी जनसंख्या वृद्धि, डी आर्थिक अभाव। तो प्राथमिक कक्षाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या कठिनाई है? सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। तो प्राथमिक कक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख कठिनाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा किस अधिकारी के नियंत्रण में होती है? ए बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी जिला शिक्षा अधिकारी, सी सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, डी जिला विद्यालय निरीक्षक। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए बेसिक शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के विषय में सुझाव नहीं दिया। सही जवाब हो जाएगा 73 का पाठ्यक्रम एक दूसरे से संबंधित हो। बालिकाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए कुछ समान कुछ भिन्न होना चाहिए, बी बालकों से भिन्न होना चाहिए, सी बालकों के समान होना चाहिए, डी में से कोई नहीं। बालिकाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए कुछ समान कुछ भिन्न होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा RTE अधिनियम में कौन सी कक्षा उल्लिखित है? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी 6 से 8। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्च 2009 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? ए RMSS, ए बी RTI अधिनियम, सी शिक्षा के लिए NCF, डी सर्व शिक्षा अभियान। माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्च 2009 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए RMSA। अगला प्रश्न है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्न में से किसका एक हस्तक्षेप के रूप में उपयोग किया गया? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई? ये 1970, 1975, से 1971, डी 1978। प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना, बी 1975। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। लगभग 80 प्रश्न है, ठीक है। और वीडियो को क्लास के बाद शेयर जरूर करें। मेरे कॉलेज ग्रुप या जो भी आपके मित्र बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह फिर आगरा यूनिवर्सिटी से, बहुत जल्दी हम लोग BTC भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग लाइक जरूर किया करें, ठीक है। किस देश ने सबसे पहले अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की? ए जर्मनी, बी स्वीडन, डी इंग्लैंड, सी इंग्लैंड, डी भारत। किस देश ने सर्वप्रथम अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की? सही जवाब हो जाएगा बी स्वीडन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन की समस्या की तरफ ध्यान दिया? ए राधाकृष्णन आयोग, बी हरटांग समिति, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी सेडलर आयोग। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की तरफ ध्यान दिया? सही जवाब हो जाएगा बी हरटांग समिति ने। आप लोग कुछ प्रश्न से जवाब जरूर दिया करें, एग्जाम सीधे सीधे आ सकता है। लैंगिक प्रभावित होती है? ए मनोवैज्ञानिक कारकों के परस्पर क्रिया से, भी सामाजिक कारकों के परस्पर क्रिया से, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जेंडर समाजीकरण के एजेंट? ए दोनों जेंडर के साथ समान व्यवहार करना सीखते हैं, बी प्रत्येक जेंडर का अपना विशेष व्यवहार दृष्टिकोण होता है या सिखाता है, सी हमें कुछ नहीं सिखाता, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विद्यालय ए जेंडर भेदभाव बढ़ाते हैं, बी स्कूली शिक्षा के पश्चिमी पैटर्न पर पालन करते हैं, सी जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। जेंडर मानदंड अक्सर समाज द्वारा बनाए जाते हैं, ये परंपरा का पालन करने के लिए, बी भ्रम को रोकने के लिए, सी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को जेंडर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, इस सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके, बी सामाजिक कक्षा गतिविधि का संचालन करके, सी वास्तविक जीवन के अनुभवों की खोज करना, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, खुले स्कूल ओपन स्कूल के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया?
ए अनौपचारिक बी, औपचारिक सी, ये भी दोनों दिन में से कोई नहीं। आप लोग ध्यान रखना, ये 4 प्रैक्टिस सेट हो गए। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप डिस्कशन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्लास मिल जाएगी, फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आर्थ, ध्यान रखना जो अगला हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 3 का ही पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 2 हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।